सीईसी के श्रोताओं का स्वागत। आज हम लोग इतिहास विषय के ऊपर एक परिचर्चा करने जा रहे हैं और आज जिस परिचर्चा के ऊपर ये आयोजन है वो प्राचीन भारतीय इतिहास एक रूपरेखा के तौर पर, और इसे हमने दो भागों में विभाजित किया है। तो ये पहला भाग है और जो दूसरा भाग होगा वो इसके कॉन्टिन्यूटी में होगा। तो प्राचीन भारतीय इतिहास की अगर हम परिकल्पना करें तो जिसे हम एक आउटलाइन कहते हैं या एक मोटे तौर पर जो एक कंसेप्चुअलाइजेशन है वो किसी विशेष कालखंड का होता है और उसमें कई प्रमुख बिंदु हैं। तो आज मैं आपके समक्ष प्राचीन भारतीय इतिहास का जो विषय वस्तु है, यानी जो जिसे हम ऐतिहासिक घटनाओं या प्रक्रियाओं का अध्ययन कहते हैं, उसके बारे में चर्चा नहीं करने जा रहा हूं, परंतु जो मुख्य बिंदु हैं जिसके ऊपर प्राचीन भारतीय इतिहास की परिकल्पना की गई है, जिसके इर्द गिर्द जो आज के इतिहासकार हैं उनमें विवाद भी होता है, और जो इतिहास लेखन की वर्तमान आधुनिक परंपरा रही है वो किस प्रकार से प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन की परंपरा से संभवतः थोड़ी भिन्न है, और इसमें कॉन्टिन्यूटी, चेंज या निरंतरता और बदलाव का क्या पुट है। तो इन सारे विषयों पर यह परिचर्चा है। तो जैसा कि आप अपने स्लाइड पर देख सकते हैं, सबसे पहले जिस बिंदु पर हम लोग बात करेंगे वो है इतिहास की समझ, परिकल्पना और लेखन। उसके बाद जो मसला आएगा वो है भारतीय इतिहास को अलग अलग कालखंडों में विभाजित करने की प्रक्रिया। ये कब हुआ, किस परिस्थितियों में हुआ, और जब यहाँ मैं कालखंडों में विभाजन की बात कर रहा हूँ तो आपके दिमाग में यह बात आनी चाहिए कि सहसा हम लोग भारतीय इतिहास को तीन भागों में बांट देते हैं: प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। अगर प्राचीन भारतीय लोगों से हम जानना चाहें या मध्यकालीन युग में रह रहे लोगों से जानना चाहें तो उनके जहन में यह बात नहीं थी कि वो प्राचीन से अलग मध्यकालीन में रह रहे हैं। तो ये मॉडर्न डिवीजन है, ये आधुनिक विभाजन है। उसी प्रकार अगर दूसरे तरीके से आप देखना चाहें तो प्राचीन भारतीय इतिहास को ही प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री या प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री के तौर पर भी देखते हैं। तो कई तरीके हैं जिसका इस्तेमाल कर हम एक बड़े कालखंड को अलग अलग कालखंडों में विभाजित करते हैं और वो एक परिपाटी सी बन गई है। उसके पश्चात हम लोग स्रोतों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो शायद पहले भाग में, परिचर्चा के पहले भाग में हम ये तीन मूल विषयों पर ध्यान दे पाए। उसके पश्चात जो भारतीय उपमहाद्वीप है उसके भूगोल की परिचर्चा, उसके भूगोल के ऊपर चर्चा होगी, और हम देखने की कोशिश करेंगे कि कब इतिहास में भूगोल का प्रादुर्भाव होता है और कैसे भौगोलिक परिस्थितियां इतिहास को प्रभावित करती हैं, और इसी से जुड़ा मसला होगा सांस्कृतिक एकरूपता और इतिहास में क्षेत्र का आना। तो ये सारे मसले संभवतः हम लोग दूसरे भाग में इसकी चर्चा करेंगे, और उसके साथ साथ जैसा मैंने कहा निरंतरता और परिवर्तन और प्राचीन भारतीय इतिहास के जो कुछ विवादित मसले हैं उसके ऊपर भी हम कुछ ध्यान देंगे। पहले बिंदु पर अगर बात करें, और जैसा कि आप देख सकते हैं अपने स्लाइड पर, इतिहास की समझ या आप कह सकते हैं परिकल्पना और लेखन के ऊपर, तो अगर एक प्राचीन भारतीय इतिहास के विद्यार्थी से यह कहा जाए
कि आज जिस तरीके से हम इतिहास लिखते हैं या इतिहास पढ़ते हैं, क्या उसी प्रकार की समझ इतिहास की उनकी भी थी? तो संभवतः जवाब नहीं में आएगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इतिहास लेखन, जिसे हिस्टोरियोग्राफी आप कह सकते हैं, वह इतिहास को पढ़ने, समझने, लिखने का एक बदलता फैशन के तौर पर आप समझ सकते हैं, और वो बदलता रहता है, समय के अनुसार वो बदलता रहता है। तो जिस तरीके से इतिहास लेखन आज किया जाता है, संभवतः वैसा इतिहास लेखन, उस तरीके से इतिहास लेखन मध्यकाल में नहीं था और प्राचीन काल में नहीं था। और अलग अलग समुदाय, अलग अलग समाज इतिहास की अलग समझ रखता है, और वर्तमान जो आधुनिक इतिहास लेखन के जो प्रतिमान हैं, उसको लगाकर अगर हम मध्यकालीन इतिहास को समझने की कोशिश करें और उसके नहीं पाने पर, या प्राचीन भारतीय इतिहास को समझने की कोशिश करें और उन तत्वों को नहीं पाकर अगर उसे सिरे से नकार दें, तो ये गलत होगा। और एंथ्रोपोलॉजी में, सोशियोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है कल्चरल पॉजिटिविज्म का। तो किसी समाज को समझने के लिए, चाहे वो किसी भी कालखंड का हो, हमें उस समय के व्याप्त मानदंडों का भी अंदाजा होना चाहिए, और उन्हीं मापदंडों के आधार पर चीजों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि उन्हीं मानदंडों के आधार पर जो चीजें हो रही है उसे पूरी तरह से उससे हम एग्री कर जाएं, लेकिन एक शोधकारी की तरह या शोधकर्ता की तरह उससे बाहर आने की भी हमें चेष्टा करनी चाहिए एक इतिहासकार के तौर पर। लेकिन आप उन मानदंडों को बिल्कुल सिरे से खारिज नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी ऐतिहासिक प्रक्रिया है, घटना है, उसकी मीनिंग, उसका मतलब, उसका अर्थ उन्हीं मानदंडों के संदर्भ में निकल पाता है। तो ये एक इतिहासकार को हमेशा ध्यान में रखना होता है। इसके पश्चात जो मसला है वो है इतिहास बोध का, और यहां इतिहास बोध से तात्पर्य है हिस्टोरिकल कॉन्शियसनेस का। और ऐसा माना जाता है कि प्राचीन भारत में जब यहाँ 18वीं शताब्दी के लास्ट क्वार्टर में या 19वीं शताब्दी में खास कर जब ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्टोरियंस प्राचीन भारतीय इतिहास को समझने की कोशिश कर रहे थे, और उनके जो मानदंड थे, उनके पैरामीटर्स थे, वो आधुनिक थे, वो पॉजिटिविस्ट तरीके से इतिहास में, ऐतिहासिक ग्रंथों में जो इंडोलॉजिकल स्टडीज शुरू हुई थी, उसमें वो क्रमिकता चाह रहे थे, उसमें वो समयबद्धता चाह रहे थे, उसमें वो क्रोनोलॉजी खोज रहे थे, उसमें वो इवेंट्स खोज रहे थे, उसमें वो पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स और बाकी जो डेटा होते हैं, सोशल डेटा हैं, उसको खोज रहे थे। और जिस प्रकार के ग्रंथ शुरुआती दौर में उन लोगों के हाथ लगा या जिसका अध्ययन उन्होंने किया, उसमें वैसे तत्व मौजूद नहीं थे प्रचुर मात्रा में। तो एक चार्ज उन्होंने लगाया कि प्राचीन भारतीय समझ में इतिहास बोध का अभाव था। तो हम देखते हैं कि ये इस प्रकार का चार्ज जो लगाया गया, आज निश्चित रूप से हम इस बात से सहमति नहीं रखते हैं, क्योंकि अब इस बात के ऊपर लगभग एक सहमति सी बनी हुई है कि इतिहास की एक समझ को, इतिहास की आधुनिक समझ के मानदंडों को लेकर आप प्राचीन या मध्यकालीन काल के इतिहास बोध को समझ नहीं सकते। उनके मानदंड कुछ और हो सकते हैं, उनकी समय की परिकल्पना कुछ और हो सकती है। लीनियर टाइम की समझ के साथ यूरोपीय इतिहासकार प्राचीन भारतीय इतिहास को समझने की कोशिश कर रहे थे, जबकि प्राचीन भारतीय इतिहास के एक बड़े भाग में आपको चक्रीय अवधारणा समय की बहुत सीधे तौर पर मिलती है।
मैं यह नहीं कह रहा कि लीनियर टाइम का पूरा अभाव था, लेकिन जो एक चेतना है, जो समझ लोगों की एक जनरल बनती है, उसमें समय की चक्रीय अवधारणा भी थी, जिसे हम सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग के तौर पर जानते हैं। तो कोई इवेंट जो है वो यूनिक नहीं होता, क्योंकि उसकी पुनरावृत्ति होती है, वो पुनः फिर वो दोबारा वैसा होगा। तो शायद कोई ऐतिहासिक घटना की इंडिविजुअलिटी जो होती है वो उतनी नहीं रह जाती, और संभव है कि इस समझ से कभी यह कोशिश नहीं की गई कि जो बदलती घटनाएं हैं, जो मंडेन एक्टिविटीज़ हैं एवरीडे लाइफ की, चाहे वो पॉलिटिकल डायनेस्टिक हिस्ट्री हो, चाहे वो खान पान जैसे मसलों का एक डिस्क्रिप्शन हो, या उसके बदलते प्रभाव का डिस्कशन हो, तो जनरली जो रिलीजियस टेक्स्ट्स हैं, जैसे धर्मसूत्र है, धर्मशास्त्र है या वेद है, उसमें इस तरह की बातें बहुत ज़्यादा नहीं मिली, समयबद्ध तरीके से उसका विवरण नहीं मिला। तो यह चार्ज लगाया गया कि संभवतः इतिहास बोध का ही अभाव था। परंतु जैसा कि बाद में जाकर बिल्कुल खुद ब खुद सिद्ध हो गया कि अगर उसी काल के, उसी प्राचीन भारतीय काल के शिलालेखों को देखें, या बौद्ध या जैन धर्म के ग्रंथों को देखें, या फिर आप पुराण के भी प्रसंगों को देखें, तो कहीं ना कहीं समयबद्धता का पुट काफ़ी है इसमें। जो जीनियोलॉजिकल हिस्ट्री है किंग्स की और डायनेस्टीज की, उसमें भी आपको काफ़ी हद तक सीक्वेंशियल, एक क्रोनोलॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ डेटा मिलता है। तो यह एक मसला है जिस पर हमें ध्यान देना होगा कि ये जो आज इतिहास की परिकल्पना हम जिस तरीके से करते हैं कि अलग अलग अतीत में घटित सारी घटनाओं को अगर हम समयबद्ध तरीके से कॉज और इफेक्ट, यानी कारण और उसके परिणाम के ग्रिड में प्रस्तुतिकरण अगर उसका करते हैं, तो वही इतिहास है। तो ये वर्तमान में जो पोस्ट रेनेसां, पोस्ट इनलाइटनमेंट, पोस्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कह सकते हैं कि यहां यह समझ बनी थी। और अगर उसके पहले के काल के लिए किसी डॉक्यूमेंट को देख लें, किसी दस्तावेज को देख लें, कोई पांडुलिपि को देख लें, और उसमें अगर अतीत की बातें इस तरीके से प्रस्तुत नहीं की गई, तो इसका मतलब यह नहीं है कि उस समय के लोगों में इतिहास की परिकल्पना ही नहीं थी, क्योंकि इतिहास की समझ उनकी कुछ और भी हो सकती है। और जो भी, जिस तरीके से भी वो अतीत को देखते होंगे, समझते होंगे, उसका वर्तमान में कैसे वो प्रयोग करते थे, वह ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इसके प्रमाण हमें मिलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अतीत से कोई सरोकार ही नहीं था। प्राचीन काल में अतीत से काफी सरोकार था। अगर आप किसी टेक्निकल टेक्स्ट को भी देखें, मान लीजिए आपने चरक की चरक संहिता को आप पढ़ रहे हैं, या सुश्रुत की सुश्रुत संहिता को पढ़ रहे हैं, तो हम सभी जानते हैं कि ये मेडिसिनल टेक्स्ट्स हैं, ये आयुर्वेद के इर्द गिर्द लिखी हुई बातें हैं। परंतु उस समय भी, इन टेक्स्ट्स में भी, ये बातें कैसे लोग जान पाए और किस परिस्थितियों में उसका प्रस्तुतिकरण किया जा रहा है, ऑथर इस बात को बताता है। निश्चित रूप से वो नॉर्मेटिव तरीका था, वो उसमें कहीं दैवित्व वाला सिद्धांत भी था कि किसी देवता ने कई ऋषियों को यह बात बताई, और कई ऋषियों के माध्यम से, वाया सेवरल सेजेस, इट वॉज बिक्विथ टू मैनकाइंड। तो हमारे समक्ष वो ऐसे आया। लेकिन यहां आप देख सकते हैं कि अतीत से सरोकार है, किसी न किसी तरीके से आप अतीत में यह ज्ञान कैसे था और किस माध्यम से
हमारे पास आया, इसका वर्णन है। अब किस तरीके से वर्णन है, उसकी परिपाटी क्या है, उसके मानदंड क्या हैं, वो अलग हो सकता है। वो आस्था हो सकता है, वो हियर से हो सकता है, वो दैवत्व का कोई गुण हो सकता है। तो ये समुदायों में, समाजों में अलग अलग तरीके से होता है। लेकिन अगर प्राचीन भारतीय इतिहास की परिकल्पना या समझ की बात करें तो इन बिंदुओं पर इतिहासकार चर्चा करते हैं और इसके ऊपर कई विवाद भी होते हैं। तो इसका हमें ध्यान रखना होगा। इसके बाद जो दूसरा मसला मैंने आपको बताया कि अगर आप प्राचीन भारतीय इतिहास की समझ रखना चाहते हैं, और चूंकि यह परिचर्चा एक रूपरेखा के ऊपर की परिचर्चा है, तो बड़े मोटे जो बात है उसकी चर्चा केवल मैं कर रहा हूं। तो प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल, जैसा मैंने आपको पहले कहा कि अतीत से लेकर जब से मनुष्य समाज में रहने लगा, उसके बाद से लेकर अभी तक के कालखंड को निश्चित रूप से एक कालखंड अगर मानेंगे तो उसकी समीक्षा अच्छे तरीके से नहीं हो सकती। तो एक तो एनालिटिकल रीजन के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए भी या कन्वीनियंस के लिए भी उसे अलग अलग कालखंडों में विभाजित करना उचित है। लेकिन उस विभाजन का आधार क्या हो, अगर इसकी बात करें तो ये आधार अलग अलग हैं। और जब ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्टोरियंस यहां आए तो चूंकि यूरोप में एक ट्रेडिशन बन सी चुकी थी 18वीं शताब्दी तक कि वो अपने इतिहास को, यूरोपीय इतिहास को 3 कालखंडों में विभाजित करते थे, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। तो लगभग ये ट्राइपार्टाइट डिवीजन उन्होंने भारत के ऊपर भी लगाया और उसमें राजनीति भी थी। उसमें जो राजाओं के धर्म के ऊपर कोई कुछ ज्यादा ही आप कह सकते हैं अटेंशन था, और उसके पीछे डिवाइड एंड रूल का मसला भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं जो एंशिएंट है उसको हिंदू रूल, मिडीवल को मुस्लिम रूल, और जो मॉडर्न पीरियड है उसे आप कह सकते हैं द पीरियड ऑफ यूरोपियन डोमिनेंस और ब्रिटिश डोमिनेंस। तो इस तरीके से एक ट्राइपार्टाइट डिवीजन किया गया। उसके कई परिणाम निकले, कई गलत निकले, उसकी चर्चा हम लोग कभी अलग से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप भारतीय इतिहास में ग्रंथों को देखें और किस तरीके से वो अपने समय को खंडों में विभाजित करते थे, तो उसका भी काफी प्रमाण आपको मिलता है। कई युगों की बात की गई है, जैसा मैंने आपको बताया, कलयुग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। वैसे ही कई संवत का उदाहरण हमें मिल जाता है, शक संवत, विक्रम संवत। तो ऐसा नहीं है कि हम पूरे कालखंड को एक मोनोलिथिक एंटिटी समझ रहे थे। तो हमारा तरीका कुछ और था, और वैसे अलग अलग कम्युनिटीज में और अलग अलग समाजों में इस प्रकार की बातें काफी आम हैं। तो इसके ऊपर भी हमारी समझ होनी चाहिए, क्योंकि जो समय का डिवीजन है, जो टाइम का क्लासिफिकेशन है, वो काफी सेंट्रल माना जाता है, वो केंद्र है इतिहास की समझ का। और अगर इसके अभाव में हम चीजों को समझना चाहें तो शायद गलती होगी। इसके पश्चात जो स्रोत हैं, पारंपरिक स्रोत जिसे हम सभी जानते हैं, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत, यहां भी आप यह ध्यान रखें कि ये स्रोतों का विभाजन साहित्यिक और पुरातात्विक, या नहीं तो आप कह सकते हैं कि जो इसी इलाके के रचयिता रहे हैं और जो विदेश से आए यहाँ ट्रैवलर्स हैं, या कोई दूसरा टेक्स्ट है, कोई मर्चेंट है, उन्होंने भारत के बारे में क्या लिखा है, उसमें भी अंतर आपको दिखता है। परंतु उन सबों को साहित्यिक और पुरातात्विक टेक्स्ट या साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोत के तौर पर हम समझ सकते हैं। यहां यह भी ध्यान रहे
कि पुरातात्विक स्रोत इतिहास की पुनर्रचना का आधार जैसा हम सभी आज जानते हैं, ये भी एक आधुनिक परिपाटी है। प्राचीन काल के अवशेषों का अध्ययन कर कर उनके बारे में जानने की परिपाटी संभवतः प्राचीन काल की नहीं है, न ही मध्यकालीन काल की रही होगी। तो ये नया तरीका है, ये आधुनिक तरीका है जहां हम पुरातात्विक स्रोतों का भी प्रयोग करते हैं। और जैसे जैसे समय आगे चलता जाएगा, तकनीकों में और विकास होता जाएगा, वैज्ञानिक पद्धतियां और विकसित होती जाएंगी, निश्चित तौर पर कई ऐसे स्रोत और बनेंगे। अब जैसे आज के दिन में आप कह सकते हैं कि जेनेटिक स्टडीज, अब जेनेटिक स्टडीज आज से 50 साल पहले जेनेटिक्स का बहुत ज़्यादा प्रयोग नहीं किया जाता था अतीत को जानने के लिए, परंतु आज के जो वैज्ञानिक तकनीक हैं उसमें यह संभव है कि कुछ जानकारी हमें जेनेटिक्स से भी मिल सकती है। वैसे ही जो डेटिंग टेक्निक है चीज़ों की, रेडियोकार्बन डेटिंग है, पोटाशियम आर्गन मेथड्स है, उसमें भी काफ़ी परिवर्तन आ रहा है, उसमें भी काफ़ी प्रिसीजन आता जा रहा है। वैसे ही पॉलन ग्रेन एनालिसिस है, पैलियो टेक्नोलॉजी है, जिसमें हम अतीत के कोई भी पदार्थ को उसका समय निर्धारण बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो ये सारे वैज्ञानिक टेक्निक्स के आने के पश्चात संभव है कि हमारे पास भविष्य में और भी नए स्रोत उपलब्ध हों, परंतु क्लासिफिकेशन के दृष्टिकोण से वो साहित्यिक या पुरातात्विक ही होंगे, क्योंकि ये मैटर यानी कि भौगोलिक जो साक्ष्य हैं उसे हम पुरातात्विक कह देते हैं, और साहित्यिक में जो सॉफ्ट आप कह सकते हैं जो सॉफ्ट डेटा है, जो मनुष्य के सोचने के पश्चात जो समझ बनती है, उसको जब लिखा जाता है, वो चाहे लिखित तौर पर हो चाहे वो ओरल ट्रेडिशन के तौर पर हो, तो उन दोनों को अगर मिला दे तो लगभग आप कह सकते हैं एक 360 डिग्री कवरेज हमें स्रोतों का मिल जाता है। इसी के लिए ये जो डिवीजन है, ये जो क्लासिफिकेशन है स्रोतों का, वो काफ़ी ठोस और अच्छा माना जाता है। तो ये 3 मसलों का अभी हम लोगों ने जिक्र किया, और आगे की परिचर्चा में इसके बचे हुए 3 बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।